नमस्ते दोस्तों। स्टडी गुरु एक्स में स्वागत है, जहां लर्निंग होती है स्मार्ट और सिंपल। आज हम बैंकिंग की दुनिया की परतों को खोलने वाले हैं। हमारे सामने बैंकिंग पर एक दिलचस्प प्रेजेंटेशन है और आज हमारी कोशिश रहेगी इसके ज़रूरी हिस्सों को बारीकी से समझना। मतलब बैंक असल में क्या है, ये काम कैसे करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं धड़कन में इनकी क्या भूमिका है। तो तैयार हैं इस ज्ञान यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बैंक आखिर है क्या? यूं तो हम सब बैंक जाते हैं, पर कभी सोचा है कि परिभाषा के तौर पर यह क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो ग्राहकों को बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। इसका मुख्य काम पैसा जमा करना और लोन देना है। ये तो हुई मतलब किताबी बात, पर असल में ये इससे ज्यादा कुछ है। व्यवस्थित तंत्र की तरह देखना चाहिए। ये सिस्टम ग्राहकों के लिए कैश मैनेजमेंट करता है, उनके खातों और निवेशों यानी पोर्टफोलियो के लेन देन की पूरी रिपोर्टिंग तैयार करता है, और ये सब सेवाएं आप देखिए दिन भर चलती रहती हैं। तो ये एक तरह से पैसों का मैनेजर और रिकॉर्ड कीपर भी है, सिर्फ लॉकर या कर्ज देने वाला नहीं। अच्छा, तो ये दायरा काफी बड़ा है। अब बैंकों के भी तो कई प्रकार होते होंगे। सबसे आम कौन सा है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? हाँ, कई तरह के होते हैं, पर सबसे आम है कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मुख्य मकसद बिजनेस करना मतलब मुनाफा कमाना होता है। मुनाफा। बैंक मुनाफा कैसे कमाते हैं? ये तो लोगों का पैसा रखते हैं। हाँ, यही इनका बिजनेस मॉडल छिपा है। ये उन लोगों या संस्थाओं से जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, यानी जिन्हें हम सरप्लस यूनिट्स कह सकते हैं, उनसे कम ब्याज दर पर पैसा जमा यानी डिपॉजिट लेते हैं। फिर उसी पैसे को ये उन लोगों या बिजनेस को जिन्हें पैसे की जरूरत है यानी डेफिसिट यूनिट्स ज्यादा ब्याज दर पर उधार या लोन देते हैं। इन दोनों ब्याज दरों के बीच का जो अंतर होता है वही इनका मुख्य मुनाफा या स्प्रेड कहलाता है। इसीलिए कभी कभी इन्हें मजाक में क्रेडिट का डीलर या साख का व्यापारी भी कहा जाता है। समझ गया, यानी कम पर लेना ज्यादा पर देना। सिंपल। और ये कमर्शियल बैंक किसके होते हैं, प्राइवेट या सरकारी? दोनों तरह के हो सकते हैं। कुछ निजी हाथों में होते हैं, जैसे HDFC या ICICI बैंक, जिन्हें हम प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, और कुछ सरकार के स्वामित्व वाले होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, जिन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बुनियादी काम हुए डिपॉजिट लेना और लोन देना। डिपॉजिट्स के भी प्रकार होते हैं क्या, मतलब अलग अलग तरह के खाते? हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। पहला डिमांड डिपॉजिट, जिसमें मुख्य रूप से करंट अकाउंट आता है। इसे डिमांड इसलिए कहते हैं क्योंकि जमाकर्ता मांग पर कभी भी पैसा निकाल सकता है। दूसरा है सेविंग्स डिपॉजिट यानी बचत खाता, जिसमें कुछ ब्याज मिलता है और निकालने पर थोड़ी पाबंदियां हो सकती हैं। और तीसरा है फिक्स्ड या टाइम डिपॉजिट, जिसे हम आम भाषा में FD कहते हैं। इसमें पैसा एक निश्चित समय के लिए जमा होता है और ब्याज दर ज्यादा होती है, लेकिन समय से पहले निकालने पर पेनल्टी लग सकती है। और आजकल के बैंक तो सिर्फ लोन और डिपॉजिट तक ही सीमित नहीं लगते। प्रेजेंटेशन में उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक कहा गया है। ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, ये काफी सटीक उपमा है ना। सोचिए, जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको कपड़ों से लेकर घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है, वैसे ही आजकल के बड़े कमर्शियल बैंक्स सिर्फ जमा और लोन नहीं देते। वो बीमा पॉलिसी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, निवेश की सलाह देते हैं, लॉकर की सुविधा देते हैं, विदेशी मुद्रा बदलने में मदद करते हैं, और भी मतलब बहुत कुछ। इसीलिए उन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर कहा गया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल जरूरतों के लिए एक तरह की वन स्टॉप शॉप। वाकई बैंकों का रूप तो काफी बदल गया है। अब आपने शुरू में कहा था कि बैंक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम क्यों इतना अहम है? इसके पीछे कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल्स होते होंगे? बहुत सही सवाल। एक अच्छी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम, आप समझिए, रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसके कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पर यह टिका होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पर्याप्त तरलता यानी एडिक्वेट लिक्विडिटी का सिद्धांत। तरलता, लिक्विडिटी, इसका क्या मतलब है? पानी जैसा कुछ? नहीं, पानी नहीं, बल्कि पैसे का बहाव। तरलता का मतलब है कि बैंक के पास हर समय इतना कैश या ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, ताकि वो अपने जमाकर्ताओं की मांग पूरी कर सकें। सोचिए, अगर आप ATM जाएं और पैसा ना मिले, या बैंक जाकर अपना पैसा मांगे और बैंक कहे कि भाई अभी नहीं है, तो क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी।
लोग तो घबरा जाएंगे एकदम। बिल्कुल, अगर बैंक जमाकर्ताओं को उनका पैसा वक्त पर नहीं लौटा पाता तो उसे दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ उन जमाकर्ताओं का पैसा फंसता है बल्कि आम जनता का पूरे बैंकिंग सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। एक बैंक की विफलता पूरे सिस्टम को हिला सकती है। इसलिए ये तरलता बनाए रखना बैंक की अपनी सेहत और क्या कहते हैं पूरे सिस्टम के भरोसे के लिए बेहद जरूरी है। ये तो बहुत अहम बात है। और कोई दूसरा सिद्धांत? दूसरा अहम सिद्धांत है बैंकिंग का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। इसका मतलब है कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ कुछ बड़े शहरों या अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इनकी पहुंच देश के कोने-कोने तक, खासकर कम विकसित और ग्रामीण इलाकों तक होनी चाहिए। हर जरूरतमंद वर्ग, चाहे वो छोटा किसान हो, कारीगर हो, महिला उद्यमी हो या कोई भी उत्पादक काम करने वाला हो, उसे बैंक की सेवाएं आसानी से मिलनी चाहिए। तभी समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है। यानी बैंकिंग सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सामाजिक जरूरत भी है। चलिए, ये तो हुई कमर्शियल बैंकों की बात, लेकिन मैंने सुना है एक सेंट्रल बैंक भी होता है। वो क्या करता है? क्या वो भी हमें लोन देता है? नहीं, सेंट्रल बैंक का रोल बिल्कुल अलग है। ये आम जनता से सीधे डील नहीं करता, ना ही इसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। ये किसी भी देश की बैंकिंग और वित्तीय संरचना में सबसे ऊंची यानी सर्वोच्च संस्था एपेक्स इंस्टीट्यूशन होती है। इसे बैंकों का बैंक और सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक मतलब ये दूसरे बैंकों को कंट्रोल करता है? हाँ, कंट्रोल और रेगुलेट दोनों। सेंट्रल बैंक का मुख्य काम है देश की अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई सिस्टम में कितना पैसा घूम रहा है उसे मैनेज करना। कब पैसे का प्रवाह बढ़ाना है, कब कम करना है, ये सारे फैसले सेंट्रल बैंक लेता है। इसके अलावा ये पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को संगठित करता है, चलाता है, उन पर निगरानी रखता है, उनके लिए नियम कानून बनाता है मतलब रेगुलेट करता है और उनके विकास की दिशा तय करता है। और हाँ, ये नोट छापने का काम भी करता है। अरे वाह, तो आरबीआई का काम तो बहुत बड़ा है। आपने मुद्रा आपूर्ति की बात की। ये कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं, क्या वो भी मनी सप्लाई का हिस्सा है? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कमर्शियल बैंक जब लोन देते हैं तो वो असल में क्रेडिट मनी बनाते हैं। मतलब वो सिर्फ मौजूदा पैसे को इधर से उधर नहीं करते, बल्कि लोन के जरिए सिस्टम में नई क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैदा करते हैं। ये क्रेडिट मनी अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा बन जाता है। अच्छा, लेकिन अगर बैंक बहुत ज्यादा लोन देने लगे, मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट मनी बना दें, तो क्या होगा? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, यहीं पर सेंट्रल बैंक की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर क्रेडिट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, मांग बढ़ेगी, और अगर सप्लाई उतनी तेजी से ना बढ़े तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन आसमान छूने लगेगी। और अगर क्रेडिट बहुत कम हो जाए तो निवेश रुकेगा, बिजनेस ठप होंगे और अर्थव्यवस्था मंदी मतलब रिसेशन में जा सकती है। तो सेंट्रल बैंक इस क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है? कोई तरीका होता होगा? सेंट्रल बैंक के पास इसके लिए कई हथियार होते हैं, जिन्हें मौद्रिक नीति के उपकरण या मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को क्रेडिट नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है। इसका मकसद होता है क्रेडिट के बहाव को इस तरह रेगुलेट करना कि वो अर्थव्यवस्था की उस समय की जरूरतों के हिसाब से घटे या बढ़े। जरूरतें कैसी हो सकती हैं? मतलब कब बढ़ाना है, कब घटाना है? दो मुख्य स्थितियां हो सकती हैं। पहली, जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो, बेरोजगारी ज्यादा हो, तब सेंट्रल बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। इसमें वो बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ब्याज दरें कम कर सकता है ताकि लोग और बिजनेस ज्यादा उधार लें, निवेश करें और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। और दूसरी स्थिति, जब महंगाई बढ़ रही हो, तब क्या? तब सेंट्रल बैंक ठीक उल्टा करता है। वो प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति मतलब रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अपनाता है। इसमें वो बैंकों की लोन देने की क्षमता को सीमित करता है, ब्याज दरें बढ़ा सकता है ताकि उधार लेना महंगा हो जाए, पैसे का बहाव कम हो और महंगाई पर लगाम लगे। असल में ज्यादातर समय सेंट्रल बैंक को एक संतुलन साधना पड़ता है। विकास भी चाहिए जिसके लिए क्रेडिट जरूरी है, और स्थिरता भी चाहिए ताकि महंगाई बेकाबू ना हो। इसे ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का लक्ष्य कहते हैं।
ये संतुलन साधना तो बड़ा मुश्किल काम लगता होगा। इसके लिए आरबीआई करता क्या है? कोई एक तरीका बता सकती हैं? एक बहुत आम तरीका है ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें सेंट्रल बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जी-सेक्स, आप इन्हें एक तरह के सरकारी बॉन्ड समझ सकते हैं, को खुले बाजार में खरीदता और बेचता है। खरीदने बेचने से क्या होता है? पैसे पर कैसे असर पड़ता है? देखिए, जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा ज्यादा हो गया है और महंगाई बढ़ रही है, तो वो इन सरकारी बॉन्ड्स को बैंकों और आम जनता को बेचना शुरू कर देता है। जब बैंक और लोग ये बॉन्ड खरीदते हैं, तो उनका पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। इससे बैंकों के पास नकदी कम हो जाती है, उनकी लोन देने की क्षमता घट जाती है और बाजार में पैसे का बहाव कम हो जाता है। सीधा असर। अच्छा, और जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो तब खरीदने लगता होगा? बिल्कुल सही। तब आरबीआई इसका उल्टा करता है, वो बाजार से ये बॉन्ड खरीदना शुरू कर देता है। जब वो खरीदता है तो पैसा बैंकों और जनता के पास पहुंचता है, बैंकों के पास नकदी बढ़ जाती है, उनकी लोन देने की क्षमता बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव बढ़ता है, जिससे आर्थिक गतिविधि को सहारा मिलता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है आरबीआई के पास। वाह, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है पैसे के बहाव को कंट्रोल करने का। अच्छा, अब आपने मनी सप्लाई की बात की थी। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि आरबीआई असल में कैसे तय करता है कि बाजार में कितना पैसा है। सुना है M1, M2 जैसे कुछ कोड होते हैं, ये क्या है? हाँ, ये मुद्रा आपूर्ति को मापने के अलग-अलग पैमाने हैं। आरबीआई मुद्रा को उसकी तरलता यानी लिक्विडिटी, मतलब वो कितनी आसानी से खर्च करने के लिए उपलब्ध है, के आधार पर वर्गीकृत करता है। मुख्य रूप से 4 माप थे: M1, M2, M3 और M4। हालांकि M4 अब ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है। तो M1 क्या है? सबसे ज्यादा तरल वाला, एकदम रेडी टू यूज? बिल्कुल, M1 को नैरो मनी भी कहते हैं। इसमें सबसे आसानी से उपलब्ध पैसा शामिल होता है। इसमें आता है पहला, जनता के पास करेंसी यानी सिक्के और नोट्स। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम के पास डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का वो हिस्सा जिसे आप जब चाहें निकाल सकते हैं, जिसे डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। और तीसरा, आरबीआई के पास अन्य जमा, जैसे विदेशी सेंट्रल बैंकों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जमा। ये वो पैसा है जो तुरंत खर्च किया जा सकता है। ओके, तो M1 मतलब एकदम रेडी कैश। लेकिन बैंकों में तो एफडी वगैरह भी होती हैं जो तुरंत नहीं निकलती, उनका क्या, वो कहाँ आती हैं? वहीं M2 और M3 आते हैं। M2 में M1 का सारा पैसा तो शामिल है ही, साथ में जुड़ता है पहला, सेविंग डिपॉजिट का वो हिस्सा जो टाइम लायबिलिटी है, यानी जिसे तुरंत नहीं निकाला जा सकता। दूसरा, बैंकों द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDs। और तीसरा, लोगों के टर्म डिपॉजिट, मतलब FD वगैरह, जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की है। CDs को छोड़कर तो M2 M1 से थोड़ा कम तरल है, पर फिर भी काफी हद तक उपलब्ध है, कह सकते हैं। समझ गया। और M3, उसे ब्रॉड मनी कहते हैं शायद, ये सबसे बड़ा वाला है? हाँ, M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है क्योंकि ये मुद्रा आपूर्ति का ज्यादा व्यापक माप है। M3 में M2 का पूरा हिस्सा शामिल होता है और साथ में जुड़ता है पहला, लोगों के वो टर्म डिपॉजिट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की है, मतलब लंबी अवधि की FD। और दूसरा, बैंकिंग सिस्टम ने जो उधार गैर डिपॉजिटरी वित्तीय निगमों यानी NBFCs जैसी संस्थाओं से लिया है, वो भी इसमें आता है। ये अर्थव्यवस्था में कुल पैसे का एक बड़ा हिस्सा दिखाता है, भले ही वो तुरंत खर्च के लिए उपलब्ध ना हो। तो M1 हमारी जेब और तुरंत निकलने वाले खाते का पैसा है, और M3 समझिए हमारी पूरी तिजोरी है, जिसमें लंबी अवधि की जमा और संस्थाओं का लेन देन भी शामिल है। ये वर्गीकरण क्यों जरूरी है आरबीआई के लिए? मतलब इसका फायदा क्या है? ये वर्गीकरण आरबीआई को अर्थव्यवस्था में पैसे के विभिन्न रूपों और उनकी उपलब्धता को समझने में मदद करता है। M1 से पता चलता है कि लोगों के पास तुरंत खर्च करने के लिए कितना पैसा है, जिससे मांग का अंदाजा लगता है। M3 से अर्थव्यवस्था में कुल क्रेडिट और संभावित महंगाई के दबाव का अंदाजा लगता है। इन मापों के आधार पर ही आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति तय करता है कि कब सिस्टम में पैसा डालना है और कब निकालना है। ये तो हुई पैसे को खातों और नोटों में मापने की बात, पर आजकल तो बैंकिंग का चेहरा ही बदल रहा है। सब कुछ फोन पर आ गया है। ये डिजिटल बैंकिंग आखिर है क्या, और ये सिस्टम को कैसे बदल रही है? हाँ, डिजिटल बैंकिंग इस समय की हकीकत है।
इसमें बैंकिंग सेवाओं को बड़े पैमाने पर ऑटोमेट किया जाता है और उन्हें इंटरनेट या वेब के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। इसमें APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का बड़ा रोल है। ये एक तरह के सॉफ्टवेयर ब्रिज होते हैं जो अलग-अलग बैंकों या फाइनेंशियल ऐप्स को एक दूसरे से बात करने और मिलकर सेवाएं देने में मदद करते हैं। जैसे UPI इसी का एक उदाहरण है। डिजिटल बैंकिंग से हम जैसे यूजर्स अपने कंप्यूटर, मोबाइल फोन या ATM से कभी भी कहीं भी अपने खाते देख सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, मतलब सब कुछ उंगलियों पर। क्या इसका असर उस बैंकिंग के विस्तार वाले सिद्धांत पर भी पड़ रहा है जिसके बारे में हमने बात की थी, गांव देहात तक पहुंच रही है बैंकिंग? निश्चित रूप से डिजिटल बैंकिंग की वजह से बैंक अब बिना ब्रांच खोले भी दूर दराज के इलाकों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकते हैं। इससे वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बहुत बढ़ावा मिला है। जिनके पास पहले बैंक खाता नहीं था, वो भी अब आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। हालांकि इसके अपने चैलेंज भी हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा का मुद्दा, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये तो है। चलिए अब जरा भारत के बैंकिंग सीन पर एक नजर डालते हैं। यहाँ किस तरह के बैंक ज्यादा हैं? प्रेजेंटेशन में कुछ आंकड़े दिए गए थे। हाँ, भारत का बैंकिंग परिदृश्य काफी विविध है। यहाँ सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों की मजबूत उपस्थिति है। पब्लिक सेक्टर में, जैसा आपने पहले नाम लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI सबसे बड़ा है। 1955 में बना और आज 24,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। सोचिए कितना बड़ा नेटवर्क है। पंजाब नेशनल बैंक PNB तो और भी पुराना है, 1894 में बना था और उसकी भी 11,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। इनके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे कई और बड़े सरकारी बैंक हैं। बाप रे, 24,000 शाखाएं। और प्राइवेट सेक्टर में वहाँ क्या हाल है? प्राइवेट सेक्टर में पिछले 2-3 दशकों में काफी तेजी आई है। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों 1994 में लाइसेंस मिलने के बाद शुरू हुए और आज दोनों के पास 5,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। काफी तेजी से बढ़े हैं ये। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी बड़े नाम हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ प्राइवेट बैंक काफी पुराने भी हैं, जैसे सिटी यूनियन बैंक 1904 का है या तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 1921 का। ये दिखाता है कि भारत में बैंकिंग की जड़ें गहरी हैं, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसमें जबरदस्त बदलाव और प्रतिस्पर्धा आई है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और विकल्प मिले हैं। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर भारतीय बैंकिंग को चला रहे हैं। काफी लंबा सफर तय किया है बैंकिंग ने। दुकान नहीं है, बल्कि एक जटिल सिस्टम का हिस्सा है जो अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। हमने कमर्शियल बैंकों के मुनाफे के मॉडल और उनके सामने तरलता बनाए रखने जैसी चुनौतियों को समझा। हमने सेंट्रल बैंक यानी RBI की ताकत देखी कि कैसे वो क्रेडिट कंट्रोल और ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे तरीकों से पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित कर सकता है। हमने M1, M3 जैसे मापों से जाना कि पैसे को कैसे गिना जाता है उसकी तरलता के आधार पर, और अंत में भारत के अपने बैंकिंग लैंडस्केप की एक झलक देखी, जिसमें पुराने और नए, सरकारी और प्राइवेट सब तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उस फाइनेंशियल दुनिया की तस्वीर साफ करता है जिसमें हम सब जी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में हैं, तो श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है और हम सब कुछ अपने फोन से करने के आदी होते जा रहे हैं, क्या लगता है भविष्य में बैंकों की फिजिकल ब्रांचें जो गली मोहल्लों में दिखती हैं, क्या वो पूरी तरह गैर जरूरी हो जाएंगी, या फिर कुछ खास कामों के लिए या कुछ खास तरह के ग्राहकों के लिए इन शाखाओं का महत्व बना रहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको बैंकिंग के ये कॉन्सेप्ट समझने में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। स्टडी गुरु X से जुड़े रहें। धन्यवाद।